साथियों नमस्कार, मैं अवनीश सिंह टारगेट विथ अवनीश पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथियों ये टेट का परीक्षा 28 तारीख को है, जो बहुत ही नज़दीक है। तो उसी टेट के उसमें कुछ महत्वपूर्ण जलवायु परिवर्तन पर कुछ महत्वपूर्ण सम्मेलन है, तो उस पर जो है आज कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट और क्योटो सम्मेलन और ओजोन सम्मेलन तो आगे मॉन्ट्रियल आगे करवाएंगे। अभी हम केवल ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में और दूसरा है पृथ्वी सम्मेलन या जलवायु परिवर्तन पर सम्मेलन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। हरित गृह प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसको पहले हम देख लेते हैं कि आखिर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट या हरित गृह प्रभाव क्या है और ये कौन कौन सी मुख्य गैसें हैं जो इन पर प्रभाव डालती हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो IPCC द्वारा जो ये गैसें दी गई हैं। IPCC मतलब इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इसके द्वारा कुछ आइडेंटिफाई गैसें हैं, जिसमें तो 6 गैसों को दिया गया है, लेकिन महत्वपूर्ण गैसों को हम लिख लेते हैं। जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड पहला, दूसरा CH4 कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, फिर नाइट्रस ऑक्साइड, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और उसके बाद कुछ और भी हैं अप्रत्यक्ष रूप से इसमें प्रभाव डालती हैं, जैसे कि SF6 भी इस पे प्रभाव डालती है, SF6। और यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड भी अप्रत्यक्ष रूप से इस पर प्रभाव डालती है, तो यह भी हम देख लेते हैं। तो ये तो IPCC द्वारा जो है इतनी गैसें, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा, इसमें एक जलवाष्प भी है, सबसे ज़्यादा हरित गृह प्रभाव पे ज़्यादा जो है क्या इफेक्ट डालता है, वो भी हम ज़रा यहीं देख लेते हैं कि सबसे ग्रीन हाउस प्रभाव का सर्वाधिक योगदान किसका है। यहाँ पे देख लेते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव में सर्वाधिक योगदान वाली प्रमुख गैसें तो इसको हम देख लेते हैं। ये है सबसे पहले जलवाष्प, जो ये लगभग 36% से 36 से लेके 36 से 72-73% तक ये प्रभाव डालती है। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड ये लगभग 4% से 26% तक जो है प्रभाव डालती है। और उसके बाद CH4 मीथेन ये लगभग 4 से 9% तक प्रभाव डालती है। और नाइट्रस ऑक्साइड ये 4% से भी कम प्रभाव डालती है।
तो ये इसको हम देख लिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद आगे फिर हम अगला देखते हैं कि इस पर क्या क्या जो है आगे क्या क्या घटनाएं घटती हैं जलवायु परिवर्तन पर। वैसे एक बार हम समझ लेते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट है क्या। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो सौरिक प्रकाश, जो विजिबल लाइट और इंफ्रारेड और रक्त किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं, तो यहाँ पे जो किरणें आती हैं पृथ्वी पर, जो किरणें आती हैं जिसमें ये किरणें पृथ्वी के धरातल पे आके और ये वापस भी जाती हैं, वो वापस जाती हैं किरणें, और इन जो वापस जाती हैं इनको पार्थिव विकिरण और आने वाली किरणें जो हैं वो अवरक्त किरणें, या इनके अलावा इनको विजिबल या दृश्य प्रकाश भी कहा जाता है या विजिबल लाइट। तो और जो तो होता क्या है कि ये जब पृथ्वी से वापस जाते हैं पार्थिव विकिरण के रूप में, और यदि ऊपर यहाँ पे ऊपर मान लीजिए कार्बन या CFC या इनका एक लेयर बन गया है, जैसे सब मान लो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन या CFC या नाइट्रस ऑक्साइड का अगर यहाँ पे लेयर बन गया है, तो ये किरणें वापस पार्थिव विकिरण वापस नहीं जा पाती हैं। तो इनसे क्या होता है, एक ग्लास नुमा, यानी कि अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे गर्मी जो ग्लोबल वार्मिंग है, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, पृथ्वी की ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि पृथ्वी गर्म हो जाती है। कार्बन के कुछ गुण भी ऐसे होते हैं कि कार्बन अगर गर्म है तो गर्म होता चला जा रहा है, तो ये यहाँ से जलवायु परिवर्तन हो जाता है और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाता है। पृथ्वी का जो वैश्विक तापन है वह बढ़ जाता है। इसको वैश्विक तापन या ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन कहा जाता है। तो इस तरह हरित ग्रह प्रभाव का यह जो है कॉन्सेप्ट है। अब हम हरित ग्रह प्रभाव पे कुछ चीज़ें देख लेते हैं कि इस पर आखिर क्या किया गया है। हम अभी देख लिए हरित ग्रह प्रभाव की गैसें कौन सी है। एक चीज़ नोट करके हम यहाँ पे लिख लेते हैं, अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है, नोट करके यहाँ पे हम लिख लें कि सल्फर डाइऑक्साइड यह हरित ग्रह गैस नहीं है, यह हरित ग्रह गैस नहीं है। सल्फर डाइऑक्साइड यह हरित गैस नहीं है। SO2 ये अम्ल वर्षा के लिए, यह सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस है। इसके बाद इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर अगला हम देखते हैं कि ये जो हरित ग्रह है, हरित ग्रह कम करने के लिए कौन कौन सा क्या कदम उठाए गए हैं। तो ये क्योटो प्रोटोकॉल का नाम सुने होंगे हम लोग। ये क्योटो जापान का एक शहर है और वहाँ पे 97 में एक सम्मेलन हुआ, जिस सम्मेलन में ये चीज़ कही गई कि यह कार्बन का जो उत्सर्जन हो रहा है वह 1990 के मानक पर लाया जाएगा, 1990 के स्तर पर लाया जाएगा, और इसके लिए जो भी देश इसको नहीं मानेगा उसके ऊपर जुर्माना किया जाएगा। तो कार्बन पर टैक्स लेने वाला पहला देश जो है न्यूजीलैंड है, ये भी जान लीजिए। और ये क्योटो सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल जो है, ये ग्रीन हाउस प्रभाव, यानी ग्रीन हाउस का जो उत्सर्जन हो रहा है उस पर कम उत्सर्जन हो, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम हो। इसी के सिलसिले में कार्बन क्रेडिट भी शुरू हुआ कि कार्बन का क्रेडिट इस तरह होता है कि अगर हम कार्बन को बहुत ही कम जो है उत्सर्जन करते हैं, अगर उसका प्रति मेट्रिक टन अगर हम बचाते हैं
तो उसको हम किसी भी देश को क्रेडिट भी अपना बेच भी सकते हैं, क्रय विक्रय भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से, और इस तरीके से ये जान लें कि चीन सबसे ज़्यादा उत्सर्जन, कार्बन उत्सर्जन करने वाला देश है। तो हम ऐसे जान लेते हैं। तो आगे देख लेते हैं कि आगे क्या होता है। क्योटो सम्मेलन लिख लेते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो ग्रीन हाउस गैसों के निकास को कम करने से संबंधित है। ये क्योटो प्रोटोकॉल, ये जापान का एक शहर है क्योटो। ये क्या है कि ग्रीन हाउस गैसों के निकास से संबंधित है। एक चीज नोट करके हम यहाँ जान लें, या हम जान लें कि यह गैस, ये क्योटो प्रोटोकॉल गैस के बारे में नहीं, गैस के उत्सर्जन या निकास के बारे में बताता है। गैसें तो हम जान लेते हैं कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CFC और SF6 या नाइट्रस ऑक्साइड, इस तरीके के गैसें हैं। कुछ प्रत्यक्ष, बिल्कुल प्रत्यक्ष, और कुछ अप्रत्यक्ष, जिसमें जलवाष्प हमने बताया कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि जलवाष्प जो घेरे हुए होता है तो ये ऊष्मा को बाहर निकलने नहीं देता। ये और भी ग्रीन हाउस इफेक्ट की तरह प्रभाव डालता है। तो अगला हम देख लेते हैं। क्योटो इस तरह लिख लेते हैं। जापान के क्योटो में 11 दिसंबर 1997 को क्योटो प्रोटोकॉल स्वीकार किया गया। और यह 1990 के स्तर पर लाने के लिए किया गया। फिर अगला हम देख लेते हैं कि 16 फरवरी 2005 को पूरे विश्व में क्योटो प्रोटोकॉल लागू किया गया। फिर इसको और आगे हम देख लेते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल के बाद जलवायु परिवर्तन के लिए कुछ और भी कदम उठाए गए, जो कि भारत में भी कुछ कदम उठाए गए हैं, विश्व में भी कुछ कदम उठाए गए। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या क्या कदम उठाए गए हैं कि जिससे वो है। एक तो पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो में, सबसे पहले पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो 1992 में किया गया था। और इसमें एजेंडा 21 प्रस्तुत किया गया था जलवायु परिवर्तन के लिए। यह बहुत ही विशेष है। ये जरूर एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। पूछा जाता है कि सबसे पहला पृथ्वी सम्मेलन कब मनाया गया, तो सबसे पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरो में। और दूसरा पृथ्वी सम्मेलन, अभी हम लिख रहे हैं, दूसरा पृथ्वी सम्मेलन जोहान्सबर्ग में मनाया गया, और ये 2002 में मनाया गया है। तो दोनों चीजें हम लिख लेते हैं यहाँ पे लिख लेते हैं। प्रथम पृथ्वी
सम्मेलन, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो, ये ब्राज़ील का शहर है, रियो डी जेनेरो ब्राज़ील, और यह 1992 में हुआ और ये पृथ्वी प्रथम सम्मेलन है और इसमें एजेंडा 21 प्रस्तुत किया गया, एजेंडा 21 प्रस्तुत किया गया। फिर यहीं पे हम दूसरा देख लेते हैं कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, ये द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 2002 में जोहान्सबर्ग, ये दक्षिण अफ्रीका का शहर है और ये 2002 में किया गया। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये सब जो 28 को पेपर होने वाला है, ये टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि एक बार हम पूरा रिवीजन भी कराएंगे, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आज का लेक्चर। और इसके बाद हम देख लेते हैं कि भारत में भी इसके जलवायु परिवर्तन पर बहुत कदम उठाए गए। ये 30 जून 2008 को जलवायु परिवर्तन, 30 जून 2008 को जलवायु परिवर्तन पर भारत राष्ट्रीय कार्य योजना का शुभारंभ किया, राष्ट्रीय कार्य योजना का शुभारंभ किया। ये उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे और उसके बाद इसमें 8 एजेंडा थे, 8 राष्ट्रीय मिशन शामिल हैं। ये भी लिख लेते हैं, इसमें 8 राष्ट्रीय मिशन शामिल हैं। तो इतना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आज का जो ग्रीन हाउस इफेक्ट और क्योटो प्रोटोकॉल और जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी सम्मेलन, ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है आज का लेक्चर। इसमें से कम 2-3 प्रश्न निश्चित ही टेट की परीक्षा में आ रहा है 28 तारीख को। और अगला जो वीडियो हम लेंगे उसमें ओजोन का उत्सर्जन और मॉन्ट्रियल सम्मेलन, ओजोन उत्सर्जन पर जो मॉन्ट्रियल सम्मेलन हुआ है वो, और उसके बाद एक मैराथन पूरे पर्यावरण और पारिस्थितिकी का एक मैराथन, एक वीडियो कि जिसमें कम से कम 20 से 25 प्रश्न जो है एक ही वीडियो में आ जाएगा। तो साथियों, इसके बाद अगला वीडियो फिर हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। साथियों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। साथियों, नमस्कार, जय हिंद।